नमस्कार, आप देख रहे हैं अभिषेक जाखड़ के साथ आरजे T24 की खास सीरीज, जिसमें आज हम एक ऐसे युवा से मिलाएंगे जो हमेशा बेरोजगारों के हक की बात करता है। प्रदेश भर में कहीं भी बेरोजगारों का आंदोलन हो तो वो अग्रिम पंक्ति में मिलता है। अगर बेरोजगारों के लिए सरकार से लड़ना भी पड़े, भिड़ना भी पड़े, तो वो सबसे आगे मिलता है। वो कोई और नहीं, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष उपेंद्र जी यादव हैं। नमस्कार उपेंद्र जी, आपका आरजे TV24 की खास सीरीज में स्वागत है। धन्यवाद। उपेंद्र जी, मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि उपेंद्र यादव छात्र जीवन से लेकर आज प्रदेश के बेरोजगारों की एक आवाज़ बन चुका है, वहाँ तक का आपने सफ़र कैसे तय किया? ये सफ़र बड़ा कठिन था, संघर्षों का सफ़र था। सड़कों पे सोना, लाठियाँ खाना, अनशन करना और सरकारों से सीधे टकराना और जो पेपर माफिया और सब लोगों से दुश्मनी लेना। लेकिन बड़ी खुशी है कि संघर्ष के दौरान 10 साल का संघर्ष है, 1.5 से 2 लाख लोगों को अब सरकारी नौकरी वो कर रहे हैं। उन परिवारों को राहत मिली हमारे संघर्ष को बदौलत, चाहे हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना पड़ा हो और चाहे सड़कों पे सोकर या अनशन करके लाठियाँ खाकर संघर्ष करना पड़ा हो। कामयाबी मिली है, लोग आज खुशियों में है, आज परिवार खुश हैं। लेकिन अब सवाल अब आने वाले बेरोजगारों के लिए लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं। और जो क्योंकि मैं खुद भी एक स्टूडेंट था, मैंने जब भीलवाड़ा से मैंने DLED की और जब उसके बाद मैं आया तो मैं खुद RTET की तैयारी कर रहा था, जो RTET वाला जो 2012 में भी पेपर लीक हुआ, कई समस्याएं थी। तो धीरे धीरे मैं खुद के लिए तैयारी जब DLED करके आया तो खुद तैयारी कर रहा था यहाँ जयपुर में। लेकिन धीरे धीरे मुझे सिस्टम में जब बेरोजगारों की जो हालात देखे कि पेपर लीक होना, या परेशानियाँ देखी, जो भर्तियाँ नहीं आना, तो उसके बाद मैंने उन लोगों की आवाज़ उठाना शुरू किया। तो जैसे जैसे आवाज़ उठाया तो मुझे लगा कि कई लोगों को खुशियाँ मिली, कई लोगों का प्यार मिला, सम्मान मिला। और मुझे लगा कि हर समाज, हर जाति, हर चीज़ के लिए लोग लड़ते हैं। हर जातीय संगठन बने, समाज के संगठन बने, पार्टी के अनुसार संगठन बने, लेकिन युवा बेरोजगार हर जाति, हर धर्म से आते हैं। तो इनकी आवाज़ उठाने वाला कोई भी नहीं था। तो ऐसे में लगा कि इनकी आवाज़ उठाना, उनको न्याय दिलाना शायद इस जीवन का सबसे बड़ा पुण्य का काम होगा। तो लगातार मैंने इनकी आवाज़ उठाई और आवाज़ उठाते उठाते यहाँ तक पहुँचा हूँ। कई समस्याओं का, कई संघर्ष का, कई हालातों का, गंभीर हालात ऐसे बने हैं कि कई बार हमें रात भर बैठकर रोना भी पड़ता था कि हम कैसे बहुर जाल में फंस गए, कैसे राजनीतिक षड्यंत्र में फंस गए। तो इन परिस्थितियों से लड़ते लड़ते इतनी मजबूत हो चुके हैं कि आने वाले समय में हम किसी भी सरकार से या किसी भी राजनेता से सीधा टकरा सकते हैं, क्योंकि हौसला मजबूत हुआ। युवा जो पूरी ताकत है वो हमारे साथ जुड़ी हुई है और उस ताकत के बदौलत हम हर बड़े से बड़े नेता और बड़ी से बड़ी ताकत के साथ सीधी टकराने की हिम्मत रखते हैं। आपने टकराने की बात की सरकारों से। अक्सर हमने पहले भी बहुत से आंदोलन देखे हैं जिसमें एक युवा काफ़ी बार आते हैं, लेकिन वो सरकार डराने पे वो कुछ समय तक बैठ जाते हैं, फिर चले जाते हैं, वो गायब हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि वो कब आए कब चले गए। लेकिन एक उपेंद्र यादव एक ऐसा नाम है जो आज भी युवाओं के, बेरोजगारों के एक आह्वान पे बहुत सारे युवा बेरोजगार आ जाते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? युवाओं का विश्वास है, काम देखते हैं। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जी ने साफ मना कर दिया था कि हम नहीं निकालेंगे, नियमों में नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। लेकिन युवा दिल्ली बैठे थे, उनका विश्वास मेरे ऊपर था। मैंने उनको विश्वास दिलाया कि मैं मरते दम तक आपके साथ हूँ। मैं दिल्ली पूछा, दिल्ली से लखनऊ पूछा, वहाँ मारपीट हुई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, लेकिन हार नहीं मानी। जान पे बाजी लगाकर जो दाव लगाई हमारी जान, क्योंकि वहाँ गोली मारने की धमकी दी है, हमारे साथ मारपीट की। और प्रियंका गांधी जी से मुलाकात करके 10,700 कितने पदों पर जो स्थायी भर्ती निकलवा के लाए। तो उनको सबको पता है कि हम अंतिम क्षण तक संघर्ष करते हैं, क्योंकि संगठन और भी हैं। कई लोग जहाँ जाते अपने निजी स्वार्थ की बात करते हैं, यहाँ मैंने कभी भी निजी स्वार्थ नहीं देखा। मैंने हमेशा युवाओं का स्वार्थ देखा और ईमानदारी से यहाँ लड़ते लड़ते हैं। और बहुत इतने काम हुए, 1.5 से 2 लाख लोगों को सरकारी जॉब मिली है। तो ये संघर्ष के बदौलत मिली थी। युवाओं का विश्वास है, क्योंकि जो मैं कहता हूँ सीधी बात कहता हूँ, युवा जो मेरे पास आते हैं उनको सीधे उनके सामने ले जाकर, जैसे अब 23 तारीख का आंदोलन है, तो अभ्यर्थी जो भर्तियों से संबंधित अभ्यर्थी हमारे साथ जाएंगे और उनके साथ जाकर उनकी बात करूँ। जो फैसला लेता हूँ मैं युवाओं के साथ, उनसे मिलकर, उनसे पूछकर और उनकी सहमति से सारा फैसला लेता हूँ। और सारे संघर्ष को जो हम रणनीति बनाते हैं, हर चीज़ उनका अवगत कराते हैं। तो सच्चाई का उनको पता है कि जो कहते हैं सामने कहते हैं, जो करते हैं खुला करते हैं। क्योंकि मैं मेरे युवाओं को धोखा नहीं दे सकता, कि युवा मेरी ताकत है और युवाओं का कभी विश्वास नहीं तोड़ूंगा, चाहे मुझे मेरी जान क्यों ना देनी पड़े। क्योंकि युवा ही जो यहाँ तक मुझे लेकर आया, युवाओं का विश्वास है, मैं कभी नहीं तोड़ूंगा। क्योंकि राजनेताओं ने
गलत राजनीति षड्यंत्रों ने युवाओं के विश्वास को, क्या युवाओं के सपनों को मारने का काम किया है। यदि मैं उनका रक्षक बनकर उनका काम कर रहा हूँ, जब उनके रक्षक के भक्षक बन जाएंगे तो वो कैसे आगे बढ़ पाएंगे। तो युवाओं को विश्वास दिलाना चाहूँगा कि मैं पिछले 10 साल तक आप लोगों के लिए संघर्ष करता रहा हूँ, और जब तक मैं राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ में हूँ तब तक यूँ ही लड़ता रहूँगा, ना किसी से डरूंगा ना झुकूंगा। आपके सपनों के लिए, आपके अधिकारों के लिए यूँ ही लड़ता रहूँगा। पेन जी, आपकी बात करें आंदोलनों की, तो आप प्रदेश में कोई भी आंदोलन होता है उसमें अग्रिम पंक्ति में मिलते हैं, उसके पीछे क्या कारण है? जो मैं आपको बता दूं, आंदोलन परिस्थितियाँ होती है। अब 23 तारीख का आंदोलन मैं कर रहा हूँ, और आपने मेरा मांग पत्र देखा होगा। इतना बड़ा मांग पत्र क्यों बना कि सबका विश्वास है, सब चाहते कि आवाज़ मैं उठाऊं। अधिकतर मांगे राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ राजस्थान देश का ऐसा सबसे बड़ा संगठन है जिसके सामने सरकारें झुकी हैं, सरकारों ने काम भी किया है, और सबसे ज़्यादा काम हमने करवाए हैं, और पूरा विश्वास भी है उन लोग युवाओं का। तो संघर्ष बोल रहा है, और कई ऐसे आंदोलन है जिसमें तो मैं मना कर देता हूँ कि भैया यार पहले मैं कुछ मामले ये ले रखा हूँ, इनका मामला हल हो जाए। बहुत युवा बेरोजगार यहाँ आते हैं, लेकिन कोशिश ये रहती कि मैं पूरे मामले एक साथ ले लूँगा तो कैसे समस्या हल करवाएं। लेकिन कोशिश करता हूँ हर बेरोजगार को न्याय मिले। जो 23 तारीख को जो आंदोलन है उसमें तमाम जो मांगे हैं उन मांगों के लिए अंतिम क्षण तक लड़ेंगे, क्योंकि कोशिश करेंगे हर व्यक्ति अपनी बात रख सके, उनकी समस्याओं का निस्तारण हो सके। तो धीरे धीरे समस्याओं का निस्तारण, हर बेरोजगार को न्याय मिले, उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये युवाओं का विश्वास है। इसलिए मैं प्रदेश के किसी भी जिले में जाता हूँ, इतना मान सम्मान प्यार मिलता है, स्वागत करते हैं। तो मैं वही मेरी ताकत है, युवाओं का प्यार मान सम्मान मेरी ताकत है, इसलिए मैं लड़ रहा हूँ और अंतिम क्षण तक लड़ता रहूँगा। लेकिन ये ज़रूर है कि कई बार मुझे खुद को भी रोना आता है कि यहाँ आते युवा बेरोजगार ये कहते थे कि आप चाहोगे तो ये हो सकता है, आप चाहो तो ये भर्ती हो सकती है। उनका इतना बड़ा विश्वास है, और कई बार जो सरकार की गलत नीतियाँ, कानूनी पेचीदगियाँ, कई बार मैं उन चीज़ों को नहीं करा पाता हूँ, तो कई बार दिल में पीड़ा होती है कि यार इनका विश्वास मेरे ऊपर कितना है और मैं इनकी मदद नहीं कर पा रहा हूँ। मजबूरी होती है कई बार जैसे मान लो सरकार से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी 10 मांग है, 10 में सरकार 8 मांग कर रही है, 7 कर रही है, 3 नहीं हो पा रही है, तो हमें मजबूरी में वो आंदोलन इसलिए समाप्त करना पड़ता है कि 7 मांगे हो रही है, 7 मांगों में हजारों लाखों बेरोजगारों को तो फायदा हो रहा है, कम से कम उनका भला तो हो रहा है। हम 3 मांग के चक्कर में हम आंदोलन को स्थगित नहीं करेंगे या मांग नहीं, सरकार की बात नहीं मानेंगे तो 7 मांगे और नहीं होगी। तो मजबूरी में फैसला इसलिए लेना पड़ता है कि उन 7 भर्तियों के बेरोजगारों का भला हो, 3 मांगों के लिए फिर वापस लड़ लेंगे, और फिर आर्थिक हालात, कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसलिए मजबूरी में फैसला लेना पड़ता है कि कम से कम 7 भर्तियों के बेरोजगारों का भला हो, फिर 3 के लिए फिर वापस आ जाएंगे। तो धीरे धीरे हम तमाम समस्याओं का हल कराने के लिए हम प्रयास करें, संघर्ष करें, रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं। अब तक आपने अनेकों आंदोलन किए हैं, उन सभी आंदोलनों का परिणाम क्या निकला है? मैंने कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का मामला आप लोगों को बताया, परिणाम मिला कि नहीं मिला बताओ? मिला ना, लखनऊ वाला। पीटीआई भर्ती मात्र 430 पदों पे आ रही, 6,000 6,500 करीब पदों पर आ रही है, सारे पद, और कॉलेज शिक्षा में भी पद आएंगे 247, सभी आ गए, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सब आ गए। इसके अलावा बसों का किराया माफ वाला जो हमारा मुद्दा था, जो लिखित में समझौता हुआ था, जेट की परीक्षा शुल्क वाला था, सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी 2016 की करवाकर 2018 की जहाँ शिक्षा मंत्री ने मना कर दिया था, बग जाओ नहीं निकलेंगे, वो सूची जारी करवा कर लोगों को नौकरियाँ दिलाई। आप उदाहरण देना चाहूँगा मैं आपको, जो कानून आया है जिसके लिए हम लड़ाई लड़े थे कि पेपर लीक को लेकर सख्त कानून आया, वो कानून आया है। और अभी भर्ती परीक्षाओं में साक्षात्कार खत्म करके कई भर्ती परीक्षाओं में 10% रखा है, उसकी भी लड़ाई। तो कई ऐसे काम हमने कराया है कि मैंने कहा ना 1.5 से 2 लाख लोग सरकारी जॉब कर रहे हैं, और ये चीज़ मैं नहीं, सबसे अच्छी बात है कि जो युवा आपका चैनल देखेगा उनको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। मेरी फेसबुक आईडी है, मेरा फेसबुक पेज है, मेरा ट्विटर है, मेरा यूट्यूब चैनल है खुद के नाम से, वहाँ सर्च करोगे तो मैं जो भी करता हूँ वहाँ हर दिन मैं अपडेट करता हूँ कि आज ये किया है, आज इसको ज्ञापन दिया, या आंदोलन किया, तो वहाँ पूरी मेरे जीवन की संघर्ष की पूरी कहानी वहाँ जाएगी। और जो अभी तक जो लेखा जोखा है सफलता का, जो हमने संघर्ष किया, उसकी भी किताब जल्द मैं कोशिश करूँगा इसी साल वो किताब आए, जनता के सामने, युवाओं के सामने रखे कि हमने संघर्ष किया, उसका परिणाम क्या रहा है। लेकिन सवाल मैं आपको चाहूँगा, MP MLA जो है और जो राजनीतिक पार्टियों के राजनेता हैं, वो कहते हैं कि हम युवाओं के लिए संघर्ष करते हैं। आज वो युवाओं के लिए संघर्ष करते नजर नहीं आ रहे। पेपर लीक होता है, भर्ती नहीं आती है, भर्ती अटकती है, एग्जाम नहीं होता है, उपेन्द्र यादव सड़कों पे मिलेगा, लाठी खाने में उपेन्द्र यादव मिलेगा, जेल जाने में उपेन्द्र यादव मिलेगा, अनशन में उपेन्द्र यादव मिलेगा, लखनऊ दिल्ली जहाँ जाना उपेन्द्र यादव मिलेगा।
वो चुनाव के टाइम में वो नजर आते हैं, अपने आप को युवाओं के थेसी बोलते हैं, युवाओं के नेता बोलते हैं। भैया सड़कों पे आ जाए, आज बेरोजगार रो रहा है बेचारा, पेपर लीक हो रहा है, उनकी आत्मा रो रही है, 3-3 साल तक वो तैयारी करते हैं, आज उनके सपनों को बेचा जा रहा है, पेपर माफियों से राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है पेपर माफियों को, तो आज उनके लिए सड़कों पे क्यों नहीं उतर रहे? आज बेरोजगार रो रहे हैं, आज तड़प रहे हैं, आप उनके शोषण किया जा रहा है। आज उनके साथ पहले भी उपेंद्र यादव था, आज भी है, 23 तारीख को फिर मजबूती से उनकी लड़ाई लड़ेगा। मैं मेरे बेरोजगार को रोते हुए नहीं देख सकता, उनको सपनों को बिकते हुए नहीं देख सकता, अंतिम क्षण तक लड़ूंगा। मुझे पता है पेपर माफियों से मुझे खतरा है, मेरे घर के बाहर कई बार गाड़ियां निकलती है, रात को रेकी की जाती है, मुझे पता है कि कब मुझे मार दिया जाए, लेकिन मैं मेरे बेरोजगारों के सपनों को मरने नहीं दूंगा। मैं लड़ूंगा, चाहे मैं मेरी जान दे दूं, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं अंतिम सांस तक मेरे युवाओं के लिए लड़ूंगा, क्योंकि अब राजस्थान को, युवाओं को नकल और पेपर मुक्त राजस्थान चाहिए, जिसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। लंबित भर्तियां पूरी चाहिए, नई भर्तियां चाहिए, और जो तमाम और मांगे हैं, जो बेरोजगारी भत्ते में इंटर्नशिप रद्द कराने की मांग है, बेरोजगार युवा आयोग बनाने की मांग है, प्रदेश के बेरोजगार को प्राथमिकता देने की मांग है, फर्जी डिग्री, डिप्लोमा, दिव्यांग सर्टिफिकेट, खेल प्रमाण पत्र के लिए कानून बनाने की मांग है, तमाम जो मांगों को लेकर एक बार फिर 23 मई को सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा खोल रहे हैं। आपने पेपर लीक की बात की, तो प्रदेश में अनेकों भर्तियां हैं, उनमें लगभग में पेपर लीक होता है कहीं ना कहीं। जैसे हाल ही में हुई राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की बात करें तो उसमें भी पेपर लीक हुआ है, या फिर रीट की एग्ज़ाम हो उसमें भी पेपर लीक हुआ था। उनको लेकर जो एक स्थायी कमेटी बनी है, या फिर जो एक इसके साथ में कोई कानून बना है, उस पर भी अभी तक अमल नहीं हो पाया। सही बताएं तो सही तरीके से सरकार है वो चिंतन करने में व्यस्त है, ना कि युवाओं की चिंता कर रही है। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? देखो, कानून भी बड़े संघर्ष के बाद सरकार लेके आई। जब हमने धरना प्रदर्शन अनशन किया, उसके बाद उन्होंने कानून की घोषणा की, कानून लेके आए, लेकिन कानून को धरातल पे लागू करें। अभी पेपर लीक का जो मामला सामने आया, दिवाकर पब्लिक स्कूल के सामने इस गर्मी में हम जाके प्रदर्शन करके आए कि बुलडोजर चलाओ, इसकी संपत्ति जब्त करो, बुलडोजर चलाए, इसकी मान्यता रद्द करो और जेल में डालिए। 10 साल का जो सजा का प्रावधान था ना, उन नियम को लागू करिए, और इनको 10 लाख से 10 करोड़ की जो आर्थिक दंड करने की बात उस कानून में कहा था, उसको लागू करिए, जिससे आने वाली 1 लाख भर्ती परीक्षाएं बच सके। रीट का पेपर लीक हुआ, एसआई भर्ती पेपर का लीक हुआ, तो हम लोग सड़कों पे थे। जो राजनेता ट्वीट करते हैं ना कि यूं बेरोजगारों के साथ धोखा हो रहा है, अरे भाई कम से कम धरातल पर आके संघर्ष करिए। ट्वीट करने, फेसबुक पे पोस्ट डालने से कुछ नहीं होगा। आज सड़कों पे हम लड़ रहे हैं, आज हम लाठियां हम खा रहे हैं, धूप में हम भाग रहे हैं, तो फिर 23 तारीख को हम मैदान में उतर हैं। तो सभी राजनेताओं को धरातल पर आकर राजनीति न करने के बजाय युवाओं के सपनों को कैसे बचाया जाए, इनके भविष्य को कैसे बचाया जाए, इस पर चिंतन करना चाहिए। और ऐसा नियम बनाना चाहिए कि कोई भी पेपर माफिया पेपर लीक करने से पहले 3 बार सोचे, वो घबराए। ऐसा कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। और जो कानून आया उसके तहत इस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में पेपर लीक करने वालों की सबकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए, और जो उस स्कूल पर बुलडोजर जल्द से जल्द चलना चाहिए। इन मांगों को भी हम 23 तारीख के आंदोलन में मजबूती से उठाएंगे। सीबीआई की जांच करवा दीजिए, लाइब्रेरियन करवा दीजिए, जैन डिग्री की करवा दीजिए, रीट की करवा दीजिए, एसआई करवा दीजिए, और पुलिस कांस्टेबल भर्ती के डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी ने आरोप लगाया कि सारे पेपर लीक हुए। तो प्रदेश के लोग कहते हैं, युवा मांग रहे हैं जवाब कि आप पे आरोप लगे, उसकी जांच करवाइए। आप जांच नहीं कराओगे, इसका मतलब डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं, उनके आरोप सही है, आपको जांच करवाइए सीबीआई से। आज युवा भ्रमित है, दुखी है कि यार मेरा पेपर लीक हो गया, मैं तैयारी कैसे करूं, कितने साल से तैयारी करता, कर्जा लेके तैयारी कर रहा था। तो ऐसे में सरकार को सीबीआई से जांच करवानी चाहिए। जो गैंग है, सरकार के पुलिस को सबको पता है गैंग कितनी, इनकी गैंगों को जड़ से खत्म करना चाहिए, जिससे युवा बेरोजगारों का सपना बच सके। अन्यथा हम पीछा छोड़ने वाले नहीं है। हम संघर्ष करना भी जानते हैं, लड़ना भी जानते हैं, और फिर भी मांगे नहीं मानते तो उखाड़ फेंकना भी जानते हैं। आपने ऊपर कुछ युवा हैं वो आरोप लगाते हैं कि उपेंद्र यादव प्रदेश के सरकार की पैरवी करता है, इसके लेकर आप क्या कहना चाहोगे? देखो, वो जो आरोप लगाते हैं ना, वो उन राजनेताओं के चमचे बोल दो या ट्रोलर बोल दो, उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि यार उपेंद्र यादव युवाओं में इतना चहेता बनते जा रहे हैं, जो 1 मिलियन से ज़्यादा उसके फॉलोअर सोशल मीडिया पे है, ट्विटर पर, फेसबुक पर सबसे ज़्यादा लोग उनके वीडियो देखते हैं, युवा तक कार्यक्रम देखते हैं। इतने लोग कैसे जुड़ गए? तो उनको घबराहट इस बात की है कि युवाओं में इतना चर्चित क्यों हो रहा है, हम युवाओं के नाम पर राजनीति कर रहे थे, हमारी तो दुकान बंद हो रही है। तो उपेंद्र यादव को ख़त्म करने के लिए अफवाह फैलाओ, उपेंद्र यादव को बदनाम करो, उपेंद्र यादव को आरोप लगाओ। तो मैंने तो खुला चैलेंज दिया था, भाई साबित कर दो कि मैं सरकार से मिला हुआ हूँ, तो बोलो आप कहोगे वो करने के लिए तैयार हो। अरे उपेंद्र यादव सरकार से मिला हो तो लखनऊ नहीं जाता, कांग्रेस कार्यालय के बाहर जहाँ प्रियंका गांधी जी 3 दिन तक कार्यालय नहीं है वहाँ नहीं बैठता, जाके बीसीसी के बाहर लाठियाँ नहीं खाता। अब 23 तारीख को फिर आंदोलन नहीं करता, सड़कों पर नहीं उतरता, और सुभाष गर्ग मंत्री का इस्तीफा नहीं मांगता, खुला सरकार से चुनौती दे रहा है, खुली सरकार से लड़ाई लड़ रहा है। उपेंद्र यादव भी लड़ रहा है और आगे भी लड़ता रहूँगा, क्योंकि ये कुछ दिन बाद आप ही देखना,
कुछ दिन बाद ये कहने लग जाएंगे ये तो बीजेपी का है, फिर कहेंगे आरएलपी का है, फिर कहेंगे आपका है। तो ये तो परिस्थितियां बदलती हैं, उनको पता है कि हाँ हमारी राजनीति पार्टी के साथ नहीं आ रहा तो उस आरोप लगा के ख़त्म कर दो। तो ये इनका एक षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र मेरे प्रदेश के युवाओं ने असफल कर दिया है। युवा जानते हैं, आपने देखा कि आपका सवाल भी था, युवा मेरे पास हमारे आंदोलन में इतने क्यों आते हैं, क्या हम बसें थोड़ी लगाते हैं ना, हमारे बस हम सोशल मीडिया पर डालते, इतनी भीड़ आती क्यों आती, उनका विश्वास है। तो युवाओं ने ही जवाब दे दिया है, क्योंकि जितना वो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं उतना युवा खुद जवाब दे रहे हैं, क्योंकि सच्चाई कभी हारती नहीं है। सत्य परेशान हो सकता, पराजित नहीं हो सकता, सच की जीत हमेशा होती है। क्योंकि चाहे सिलेबस हो, विज्ञप्ति हो, परिणाम हो, ज्वाइनिंग हो, पेपर लीक का मामला हो, न्यायालय में भर्ती अटकने का मामला हो, हर जगह उपेंद्र यादव साथ रहता है। जो भाषण देने वाले नेता साथ नहीं आते, तो इसलिए सबको समझ में आ गया ये लोग केवल युवाओं को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, धरातल पर आके साथ नहीं देते। इसलिए उनका जवाब हमारी यूथ, हमारे जो जुड़े हुए संगठन से लोग खुद दे रहे हैं, क्योंकि मुझे जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। मेरी आदत है काम करके जवाब देने की, जो मैं लगातार दे रहा हूँ और आगे भी देता रहूँगा। आप बार बार 23 मई की बात कर रहे हो, तो आप 23 मई को किस चीज़ का आंदोलन कर रहे हो, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं, और किस चीज़ को लेकर आप आंदोलन कर रहे हो? 23 मई को जो तमाम लंबित भर्तियां हैं वो पूरी हो, नई भर्तियों की मांगे हैं। इसके अलावा जो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में सीबीआई से जांच हो, पेपर लीक हुए हैं, और जो रीट की भी सीबीआई से जांच हो। और सवाल उठ रहा है कि फर्जीवाड़े जो चल रहे हैं, फर्जी डिग्री, डिप्लोमा, उसके लिए कानून बने, युवा बेरोजगार आयोग बने, इंटर्नशिप रद्द हो, और बाहरी राज्यों के लोगों को प्राथमिकता देकर राजस्थान के बेरोजगारों को प्राथमिकता दे। और सबसे बड़ा सवाल है कि अब राजस्थान का युवा चाहता है नकल और पेपर मुक्त राजस्थान चाहिए। प्रदेश के बेरोजगारों को सपनों को नहीं बेचने देंगे, न बिकने देंगे, न इनको बेचने देंगे। राजस्थान के युवाओं को उनका अधिकार चाहिए। तो हम लड़ेंगे कि आने वाली 1 लाख भर्तियां पारदर्शिता के साथ हो, पेपर माफिया खत्म हो, और जो पेपर लीक करने वाली जो दोषी है उनकी संपत्ति जब्त हो, बुलडोजर चले और उनको जेल में डाला जाए, जिससे आने वाली 1 लाख भर्तियां बच सके। तो तमाम बेरोजगारों की जो मांगे है, हमने एक मांग पत्र तैयार किया है। जो भ्रष्टाचार, पेपर लीक, नकल मुक्त राजस्थान के लिए भी हमारा आंदोलन है, लंबित भर्तियों के लिए भी है, नई भर्तियों के लिए भी है, कईयों की भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी करवानी है, कईयों की पुरानी भर्तियों को पूरा करवाना। तो तमाम मांगों को लेकर हमारा आंदोलन 23 मई को एक बार फिर सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा हम खोलने वाले हैं। पेन जी, मेरा एक सवाल ये है कि आंदोलन करते हैं उसके लिए पैसे भी चाहिए, तो आप इतने बड़े बड़े आंदोलन करते हैं, इसके लिए फंडिंग कहाँ से आ रही है? ये फंडिंग वाला जो सिस्टम है ना, सबसे पहले जवाब तो मैं दे दूं कि किसी भी युवा बेरोजगार से हम पैसे नहीं ले रहे। अभी 5 तारीख को एक आंदोलन था, ठीक है ना, वहाँ हमारे 20,000 रुपये खर्चा हुआ। हम 5-4 लोग थे, 5,000 रुपये मैंने दिए और कुछ हमारे साथियों ने, जो मेन टीम के लोग हैं, हम लोगों ने इकट्ठा करके दिया। रही बात जो मैंने कहा 1.5 से 2 लाख लोग लगे हुए हैं। कई बार मुझे आवश्यकता पड़ती है तो जैसे बैनर छपाई किसी वजह, तो किसी भी मैं दोस्त को बोलता हूँ, जो कई RS भी लगे हैं, कई LDC है या कहता है, तो मैं किसी को बोल दूं कि भैया आपको बैनर बनाने या आपको सहयोग, कोई भी मना नहीं करता, क्योंकि सच्चाई और ईमानदारी से किया गया कार्य में कोई भी मना नहीं करेगा, सब सहयोग करेंगे। और रही बात, मैं पूरी फख्र के साथ कह सकता हूँ कि 10 साल में मैंने कभी भी किसी युवा बेरोजगार को नहीं कहा कि भर्ती मैं करवा दूंगा या भर्ती के नाम पे पैसा दे दो। ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, सरकारों ने भी जांच करवाई है, और ईमानदारी वो ताकत है कि वो किसी से भी टकरा सकता है, लड़ सकता है। तो युवा वैसे परेशान है, बेचारा दुखी है। मैं तो ये चाहता हूँ कि इनका परीक्षा शुल्क भी माफ़ करो। क्यों पैसे ले? विधायकों का जो पेंशन है ना वो समाप्त करिए, इनका परीक्षा शुल्क माफ़ करिए, और इसमें बीमा इनमें लागू करिए। जो एक्सीडेंट में कई लोग खत्म हो जाते हैं, उनके परिवार की क्या दुर्दशा होती है, तो बीमा का, दुर्घटना बीमा भी होना चाहिए, जिससे उस परिवार को आर्थिक संबल मिल सके। परीक्षा के अंदर गृह जिले में दीजिए। तो कई तमाम मांगों लेकर आंदोलन कर रहे हैं। और रही बात ये फंडिंग वाली, आप अच्छे काम के लिए करोगे तो पैसे भी मिल जाएंगे। रही बात, कई बार जो हमारे आंदोलन थे, जैसे लखनऊ की मैं बात बता रहा हूँ कि हमारी स्थिति बिगड़ती जा रही थी, हम यहाँ फरवरी में आंदोलन में बैठे थे, तो कई बार जो हम जिस आंदोलन को 5-10 दिन और लंबा चला सकें, तो उसको कई बार जल्दी भी हम इसलिए समाप्त कर देते हैं कि परिस्थितियाँ हो जाती है कि यार हम 200 लोग बैठे हैं, रोज़ के 10-20 हज़ार रुपये खाने के लग रहे हैं। तो कई परिस्थितियाँ जो हमारी कमेटी, हमें पता है कि कैसे हम आंदोलन को कहाँ तक खींच के ले जाते हैं। फिर जो हमें लगता है कि 10 में से 7 मांग सरकार मांग रही है, हम 10 मांगों के लिए भी अड़के बैठ सकते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि यार हमारे आर्थिक हालात भी गंभीर हो गए, धीरे धीरे बच्चों की स्थिति है कि वो भी जा रहे हैं, आर्थिक हालात गंभीर है, लंबा आंदोलन को नहीं चला सकते। तो सोचते चलो 10 में से 7 मांग कर रही है सरकार, इसलिए 7 मांग करा के हम चलते, दोबारा फिर मजबूत बनेंगे, फिर दोबारा आएंगे। तो ये अलग अलग परिस्थिति के अनुसार हम निर्णय लेते हैं, मजबूरियाँ होती है, क्योंकि संगठन जो चला रहा है उनको पता होता है कि आर्थिक समस्याएं क्या है, परिस्थितियाँ कैसी बन जाती है, तो हर परिस्थिति के अनुसार हमें निर्णय लेना पड़ता है।
2023 के विधानसभा चुनाव में उपेंद्र यादव कौन सी जगह से चुनाव लड़ेंगे? फिलहाल 2023 तो आने दो, कोई भरोसा नहीं, आप रहो या मैं न रहूं, कोई भरोसा नहीं ज़िंदगी का। ज़िंदगी अनमोल है। पेपर माफिया वैसे ही उनके टारगेट पे मैं हूँ, पेपर माफियों के, क्योंकि उनका उद्योग धंधा बंद हो चुका है। कई लोग वैसे पीछे पड़े हैं, रेकी कर रहे हैं। इस दुनिया में रहूँ या ना रहूँ, लेकिन ये ज़रूर है कि सिस्टम नहीं सुधरा, युवाओं को न्याय नहीं मिला। ठीक है, कांग्रेस का चिंतन शिविर हुआ है, चिंतन शिविर में सोचा होगा युवाओं का भला, और फिर भी ये भला नहीं कर पाए। तो कोशिश ये रहेगी प्रदेश में युवाओं को सीधा राजनीतिक तौर पर इनकी टक्कर लेने के लिए उतारा जाए कि काफ़ी युवा है जो बोलने में माहिर है, अच्छे वक्ता है, जो विधानसभा में यदि वो चले जाए तो सीधा इनसे सवाल कर सकते हैं कि प्रदेश के बेरोजगारों आपको वोट कौन देता। वो कहेंगे प्रदेश के बेरोजगार, तो फिर बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों क्यों नहीं रोक रहे? प्रदेश के बेरोजगार आपको वोट देते हैं तो प्रदेश के बेरोजगार को प्राथमिकता मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? जब युवा विधानसभा में ये सवाल पूछेगा, हाथ खड़े कर दीजिए कि आप प्रदेश के युवाओं के साथ हो, तो आप हाथ खड़े कर दीजिए, हमें प्रदेश के युवाओं को प्राथमिकता मिले, और खिलाफ हो तो मना कर दीजिए। कोई भी मना नहीं करेगा, उनको पता वोट युवा देंगे, और मना कर दिया तो युवा लट लेके पीछे पड़ जाएंगे। तो सीधे बोलने वाला वहां युवा चाहिए। मैं चाहता हूं मेरे जैसे कई उपेंद्र यादव विधानसभा चुनाव लड़े और विधानसभा में जाए और सवाल पूछे कि भैया पेपर लीक वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की, भैया बता दीजिए, मंत्रियों पर आरोप लग रहे हैं, क्या उनको इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो हर सवाल पूछने की हिम्मत हर युवा में होनी चाहिए। ये आने वाले समय में हम रणनीति तैयार करेंगे, पूरे राजस्थान में ऐसे लोगों को तैयार करेंगे वो सीधी टक्कर इन राजनेताओं से ले सके। कोशिश हम करेंगे इस गंदी राजनीति से दूर रहें, वैसे सिस्टम सुधर जाए। और सिस्टम नहीं सुधरता है तो गंदी राजनीति में मेरे प्रदेश के युवाओं को उसमें उतरना पड़े तो उतरेंगे, और इस गंदगी को साफ करके प्रदेश के युवाओं के सपनों को बिकने से बचाएंगे। जैसे उपेंद्र यादव जी ने एक बात कही कि युवाओं को विधानसभा में जाना चाहिए, आरजे टीवी 24 भी एक युवाओं की बात, एक सीरीज चला रहा है जिसमें युवाओं की बात करने वाले युवाओं को आगे ला रहा है। तो आप भी उस सीरीज को देखते रहिए। और उपेंद्र जी, मेरा एक सवाल ये है, आप हमारे चैनल के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगा युवाओं को कि भ्रमित नहीं होना है, हमारे अधिकारों के लिए लड़ना है, और जब भी युवाओं की लड़ाई है पीछे नहीं रहना। अपने अधिकारों को, अपने सपनों को बचाने के लिए आपको आना चाहिए, लड़ाई लड़नी चाहिए। और जो एमएलए हैं, सांसद, उनसे सीधा सवाल करना चाहिए कि वोट हम देते हैं, आपको जिताते हैं, फिर आप हमारे सपनों को बचाने में साथ क्यों नहीं आते? घबराना नहीं चाहिए, सीधा सवाल पूछना चाहिए, आपका अधिकार है। और लड़ना सीखिए और जीतना सीखिए। आप लड़ोगे तो जीतोगे, और जीतोगे तो अपने सपनों को बचा पाओगे। जी, ये थे हमारे साथ उपेंद्र जी यादव। आप देखते रहिए आरजे टीवी 24 को। आरजे टीवी 24 एक आपसे छोटा सा अनुरोध करता, आइए हमारे साथ जुड़िए, हम इस समाज को एक नई दिशा देने का काम करते हैं। जय हिंद, जय राजस्थान।